Hello everyone. I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. तो आज है हमारा डे 29 एंड ये है हमारा लास्ट सेशन ऑफ दिस कोर्स। सही सुना आपने, ये है हमारा लास्ट सेशन इस कोर्स का, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड हैंडलिंग के फेजेस के बारे में। तो एज ये लास्ट सेशन है तो लास्ट तक देखना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस बताऊंगा कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, एग्ज़ाम डेट्स एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखना ताकि आपको वो पता चले और आप जान सके। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी ये सेशन देखना स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट सेशन है उनका, उनको मैं बता दूँ ये जो कोर्स था हमारा, ये था पूरा साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स, जहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जा रही थी, पावर्ड बाय नेट गार्डियंस, यानी कि नेट गार्डियंस की तरफ से। ओके, तो इस कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को के बारे में डिस्कस किया, इन डेप्थ नॉलेज ग्रैब की, और हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, मतलब अपने लास्ट सेशन पे। तो जो लोग नए हो, आप सभी के पास अभी भी एक चांस है, एक मौका है। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो आज है हमारा डे 29, मतलब हमने खाली 29 सेशंस ही लिए हैं। 29 सेशंस में कुछ सेशंस है जो बहुत छोटे हैं, और कुछ सेशंस हैं जो थोड़ा लेंथी हैं। तो अगर आप चाहो तो आप उन सारे सेशंस को अगले एक हफ्ते में कवर अप कर कर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम दे सकते हो, और एग्ज़ाम क्राइटेरिया पास करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका ये सर्टिफिकेट। ठीक है, जिससे आप लोगों को बता और दिखा सकोगे कि हाँ, आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो। ठीक है, आप एक सर्टिफाइड बंदे हो जिसके पास बेसिक नॉलेज है ऑफ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो कंटिन्यू कर रहे सेशन को तो सब्सक्राइब तो तुमने किया ही होगा, सेशन को लाइक कर दो एक प्यारा सा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रिस्पॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी साइबर इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करके तुरंत उसे फिक्स करती है। ठीक है, मतलब देखो, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो पहला, और सपोज समझ लो यहाँ पे कोई कंपनी है। ठीक है, अब इंसिडेंट रिस्पॉन्ड दो टाइप के होते हैं। पहला, तो जो बंदा या जो अटैकर इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करेगा, इनका ही बंदा होगा। ठीक है, वो कौन होगा? वो या तो इनका ही बंदा होगा जिसने अटैक परफॉर्म किया है। ठीक है, ये कंपनी का ही बंदा है। फॉर सपोज ये बंदा किसका है? कंपनी का है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कोई बग मिलेगा कंपनी के अंदर। क्या मिलेगा? इसको मिलेगा कोई बग। बग मिलने के बाद कंपनी क्या करेगी? उस बग को फिक्स करेगी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर मान लो ये जो बंदा है वो कंपनी का नहीं है, तो अगर ये कोई अननोन बंदा है तो क्या होगा? इस केस में कंपनी के पास कुछ टीम्स होती हैं जिनके बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था। डिफेंस के लिए टीम होती है, वो क्या करती हैं? वो इस पूरी चीज को प्रिपेयर करती हैं। वो इन पूरी चीज पे पहले से ही प्रिपेयर्ड होती हैं। ठीक है, जिससे कि ये बंदा जैसे ही अटैक करेगा, ये बंदा जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये बंदा जैसे ही अटैक करेगा इस कंपनी पे, मिनट, ये क्यों? ठीक है, हाँ, ये बंदा जैसे ही अटैक करेगा इस कंपनी पे, इनकी जो डिफेंस की टीम होगी
डिफेंस की जो टीम होगी वो इस बंदे पे काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब देखो, कल ही मैंने बताया था, मतलब कल इन द सेंस पिछले सेशन में, कुछ दिनों से मैं सेशन नहीं डाल रहा था, लगभग 6-7 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया। तो डिफेंस की टीम मतलब यहाँ पे कुछ टाइप की टीम्स होती हैं, डिफेंस, ऑफेंस, अटैक। तो जो अटैक की टीम होगी ना, वो पहले तो, ठीक है, सॉरी, पहले जो डिफेंस की टीम होगी वो चीज़ों को संभालेगी, वो अटैक को कम करेगी, अटैक से कम हम हो इस चीज़ पे फोकस करेगी। और जो अटैक की टीम होगी वो इस बंदे के ऊपर फटाक से रिटर्न अटैक करेगी, ताकि वो पता लगा पाए कि कौन है जो अटैक कर रहा है, आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश, एक्सेट्रा जो चीज़ें आती हैं वो सब होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब देखो, अगर कोई बंदा आके उस चीज़ को एक्सेस कर ले, चलो उसने डीडोस अटैक परफॉर्म किया, तुम्हारे पास तुम्हारा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें अटैक को डिनाई करने में देर हो गई। ठीक है, तो कुछ देर तक तुम्हारा जो सर्वर रहेगा वो डाउन रहेगा। ओके, अब सर्वर डाउन होने का मतलब है कि यूजर्स कम आ पाएंगे या फिर यूजर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो तो अगर यूजर्स यूज ही नहीं कर पाएंगे, यूजर्स आ ही नहीं पाएंगे, यूजर्स चला ही नहीं पाएंगे, तो तुम्हें दो तरीके के लॉस होंगे वहाँ पे। कौन से दो तरीके के लॉस होंगे? पहला तो तुम्हें मनी का जो लॉस होगा, ठीक है, इट्स कॉमन। दूसरा जो तुम्हें लॉस होगा वो होगा तुम्हारे रेपुटेशन का। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, इंस्टा इंस्टा में भी लास्ट जून या जुलाई में एक केस हुआ था। इंस्टा पे बहुत ब्रूटल कंटेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, ड्यू टू सम एरर्स, ड्यू टू सम इश्यूज, बहुत ब्रूटल कंटेंट आ रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों ने इंस्टा के एल्गोरिदम्स पे उंगली उठाना चालू कर दी। इंस्टाग्राम कई जगह पे बहुत डाउन हो गया, लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया, लोगों ने अकाउंट्स डिलीट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंस्टाग्राम को पहली बात तो रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। हाँ, हालांकि एक अच्छी स्टेबल कंपनी है, जिसकी वजह से अभी भी वो ग्रोइंग स्टेज में है, अभी भी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इस आईआर का गोल क्या होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, यहाँ पे भी मैं आईआर बोलूंगा, उसका मतलब है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। तो उस इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का गोल क्या होता है कि जो डैमेज होने वाला है हमें अटैक से, उसे मिनिमाइज करना, जल्दी रिकवर करना जो अगर डेटा लॉस हुआ है तो, और ऐसे प्रिपेयर होना कि वो डैमेज या फिर वो अटैक आगे फ्यूचर में कभी हो ही ना पाए। ठीक है, अब तुम नाम में ही देख सकते हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर मतलब इंसिडेंट, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो अचानक हो गई। ठीक है, वैसा कुछ। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब अगर तुम सही टाइम पे इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करोगे, तो जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो कम टाइम के लिए डाउन रहेगा। ठीक है, तुम्हें फाइनेंशियल लॉस कम होगा, कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहेगा कई। ठीक है, तुम्हारे पास अभी 100 कस्टमर्स हैं। ठीक है, मानो तुम जब डाउन था तुम्हारा सिस्टम, तो खाली 20 लोगों ने ही देखा वो चीज़। ठीक है, तो तुम्हारे 80 कस्टमर्स तो एटलीस्ट बच जाएंगे। और इस 80, देखो, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव पीपल्स ज़्यादा हैं, तो इनमें से कोई ना कोई यहाँ पे भी तुम्हारे 15 से, मतलब 10 से 15 पीपल्स को मैनिपुलेट करके इस नंबर में ऐड कर ही लेगा। तो लॉस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला दो चीज़, कि ये दो चीज़ ना हो, इसके लिए कंपनी को ये चीज़ फॉलो करनी होती है। चलो आगे चलते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्ड लाइफ साइकिल। अब हम बात करेंगे कि एक इंसिडेंट रिस्पॉन्ड में कौन कौन से फेजेस होते हैं। जैसे फेजेस होते हैं प्रिपरेशन, डिटेक्शन, कॉन्टेनमेंट, फिर एरेडिकेशन, रिकवरी, लेसन लर्नड। ठीक है, ये कुछ फेजेस होते हैं कि एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर को फेजेस क्लेरिफाई करना पड़ता है। हर साइकिल के बाद इम्प्रूवमेंट होता है उनके अटैक या सिस्टम में। अब यहाँ पे कुछ, अब जो इन फेजेस में हम देखेंगे ना, तो गाइडलाइंस फॉलो होती है। कौन सी गाइडलाइन? यहाँ पे फॉलो होती है NIST की गाइडलाइंस। अब NIST क्या है? NIST इज नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी में गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है,
तो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड की जितने भी फेजेस है उसमें हम फॉलो करते हैं गाइडलाइंस की, NIST की। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है फेज 1 विच इज प्रिपरेशन फेज। ठीक है, अब प्रिपरेशन फेज में क्या करना होता है? प्रिपरेशन फेज में हमें IR टीम बनानी होती है। IR टीम मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स की टीम बनानी होती है, उनको पॉलिसीज देनी होती हैं, उनको ऑपरेटिंग प्रोसीजर देना होता है, उनको सिखाना होता है, स्टाफ को ट्रेन करना होता है, ड्रिल्स रन करना होता है। ड्रिल्स रन करना मतलब उनको सिमुलेशंस देने होते हैं, उनको सिमुलेशन अटैक्स देने होते हैं। जैसे मैं उनको फेक ब्रूट फोर्स अटैक की सिचुएशन में डालूंगा और देखूंगा वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रिपरेशन फेज। दूसरा आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन। ठीक है, अब इस फेज में क्या होगा? इस फेज में हम पता लगाते हैं अटैक का। ठीक है, अब अटैक का पता मतलब कोई अनऑथराइज लॉगिन, अनयूजुअल लॉगिन, हाई नेटवर्क ट्रैफिक मतलब डीडोस अटैक, ऐसा कुछ होता है तो हम उसका पता लगाते हैं कौन से टूल, अब कुछ टाइप के यूज़ करके। कौन से टाइप के टूल्स हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं SIEM। ठीक है, SIEM टूल्स मतलब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स। हमने अपने टूल्स के कैटेगरी वाले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, जाने इस चीज़ को। तो ये टूल होते हैं जो कि नेटवर्क का डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करते हैं। यू कैन से योर वायरशार्क, यू कैन टेक योर वायरशार्क एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फेज में, यानी कि हमारा फेज 3 कंटेनमेंट। अब कंटेनमेंट क्या होता है? अब कंटेनमेंट के दो टाइप होते हैं, शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट एंड लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट। शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट क्या होता है? अटैक को तुरंत रोकना। अगर तुमने अटैक को तुरंत रोक दिया तो वो था शॉर्ट टर्म कंटेनमेंट। और अगर अटैक तुम तुरंत नहीं रोक पाए, जो अटैक था वो रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब तुमने अटैक को रोकने में थोड़ा समय ले लिया, या फिर तुम्हारा जो अटैक था वो एक बार हुआ, फिर कुछ साल बाद वापस से हुआ सेम अटैक, तो तुम उसे बोलोगे लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट। ठीक है, ओके, ये हो गया तुम्हारा कंटेनमेंट और उसके टाइप्स। अब हम आगे चलते हैं फेज 4 विच इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब मालवेयर या हैकर के अकाउंट का और उसके बैकडोर्स को रिमूव करना। जो अटैक के दौरान हमारे सिस्टम में मालवेयर आया है या जो बैकग्राउंड आया है, सॉरी, जो बैकडोर आया है उसे रिमूव करना। अब बैकडोर यहाँ पे क्या होता है? देखो, कोई भी हैकर जब किसी सिस्टम में एंटर कर लेता है ना, तो सबसे पहले क्रिएट करता है बैकडोर। बैकडोर मतलब कुछ एक ऐसा वे या ऐसा रास्ता जिसका यूज करके हैकर कभी भी कहीं से भी तुम्हारे सिस्टम के अंदर वापस से एंट्री ले सकता है विदाउट एनी परमिशंस। ठीक है, वो होता है बैकडोर। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि अटैक के बाद तुम्हारे सिस्टम में वायरस इंस्टॉल हो गया, तो वायरस को निकाल के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करना। ठीक है, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। पॉज ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ओके, हेलो। सॉरी, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल था। ठीक है, तो हमने इरेडिकेशन पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा है फिफ्थ फेज जो कि है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज मतलब कि जो भी हमारा डेटा लॉस हुआ है उसे रिस्टोर करना बैकअप्स के थ्रू। ठीक है, मॉनिटर करना कि इन्फेक्शन वापस से ना आए, सिस्टम को वापस से ऑनलाइन लाना ताकि वो सेम काम कर सके।
जैसे वो पहले कर रहा था वैसे काम कर सके। उसके बाद हमारा फाइनल फेज आता है विच इज 6th फेज, जो कि है लेसन लर्न। एक जो आईआर की टीम होती है उनको फिर एक रिपोर्ट बनानी होती है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, जहाँ पे वो सिक्योरिटी गैप्स फाइंड करके दिखाते हैं कि इस गलती की वजह से ये अटैक हुआ, ऐसे ऐसे दिक्कत हुई, अटैकर ने ये चीज़ें की होंगी, जिसके बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये थे 6 लेसन जिसके बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, जो कि है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन आईआर। अब हमारा जो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड है इसके अंदर कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो इसके अंदर हम SI टूल्स को यूज करते हैं, SIEM टूल्स, यानी कि स्प्लंक, IBM क्यूरेडार। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली तो यूज होता है हमारा वायर शार्क, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ऑर्गेनाइजेशंस में वो यूज नहीं होता। ठीक है, अभी देखो ये जो दोनों टूल्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों टूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है वायर शार्क से, इसलिए कंपनीज कभी भी रिज्यूमे में डायरेक्ट मेंशन नहीं करती कि ये टूल यूज़ करने आना चाहिए, वो मेंशन करती है कि वायर शार्क में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टूल्स, यानी कि EDR, जैसे कि अब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, तो एंड पॉइंट्स देखो, फॉर सपोज ये मेरा राउटर है या फिर मेरा ओरिजिन ऑफ नेटवर्क है, यहाँ से मैं कुछ डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ, डोंट वरी। देखो, तो यहाँ पे अब कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। एंड पॉइंट्स मतलब आखिरी वाले डिवाइसेस, जैसे कि ये दोनों, देन ये आखिरी का डिवाइस है, ये आखिरी का डिवाइस है, ये आखिर का डिवाइस है, ये भी। ठीक है, ये है हमारे आखिरी के डिवाइसेस। तो हमारे पास इस पूरे नेटवर्क में 6 आखिरी के डिवाइसेस हैं, मतलब 6 एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे EDR क्या होता है, EDR मतलब एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये टूल्स की कैटेगरी है जो डिवाइसेस पर मालवेयर डिटेक्ट करता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे डिलीट करता है। इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो, अगर तुमने सुना हो क्राउड स्ट्राइक, SentinelOne, ये टूल्स हैं जो ये काम करते हैं और इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो कि है वाना क्राई रैंसमवेयर अटैक का। ठीक है, वाना क्राई रैंसमवेयर अटैक हमने बहुत पहले डिस्कस किया है, इस अटैक के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। 2017 में होने वाला रैंसमवेयर अटैक था, जिसने हॉस्पिटल्स एंड कंपनीज के प्राइवेट डेटा को लॉक कर दिया था। कंपनी ने नेटवर्क आइसोलेट करके बैकअप ले तो लिया था, बट स्टिल कुछ चीज़ें उनकी जो थी वो हैकर्स के ही हाथ में थी, जिसकी वजह से कंपनी को एक बहुत ही बड़े अमाउंट में रैंसम पे करना पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे रैंसमवेयर क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ अटैक में हमने पढ़ा है इस अटैक को, बट रैंसमवेयर में वापस से बता देता हूँ कि एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस जो बोल सकते हो, एक ऐसा रैंसमवेयर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर का मालवेयर होता है जो फाइल्स को लॉक करके हैकर्स का जो पासवर्ड होता है, फॉर सपोज मैंने एक रैंसम क्रिएट किया और उसका पासवर्ड रख दिया 1234। ठीक है, तो ये जाएगा, फाइल्स जो इंपॉर्टेंट फाइल्स रहेगी विक्टिम की उसे पकड़ेगा और उसे लॉक कर देगा, और उसे तब तक नहीं खोलेगा या फिर खुलने देगा जब तक उसे पासवर्ड नहीं मिल जाता। तो अब हैकर क्या करेगा, ये सारी अटैक सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हें कॉल करेगा कि भाई मुझे XYZ अमाउंट चाहिए दे, वरना मैं ये जो फाइल का डेटा है वो लीक कर दूंगा। फिर उसके बातों पे करना पड़ता है, उसकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये था रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं लीगल कंप्लेंट्स एंड कंसिडरेशंस। तो अगर ऐसा कुछ ब्रीच होता है तो उसे रिपोर्ट करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ लॉज बने हुए हैं, जैसे कि GDPR एंड HIPAA। इन जैसे कुछ लॉज को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे GDPR और HIPAA क्या है, तो GDPR के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे लॉस के लेक्चर में। मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ उसका ब्रीफ, कि ये एक यूरोप का प्राइवेसी लॉ है जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यूजर्स को हेल्प करता है उनके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए।
ठीक है, ये कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लॉ होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया GDPR फॉलो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है HIPAA, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक US का लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है मेडिकल इंफॉर्मेशन को किसी भी विक्टिम या पर्सन के। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ कि हम इंसिडेंट रिस्पॉन्ड को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारे IRs के प्लान हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड के प्लान हो, उन्हें अपडेट करके रखो लेटेस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर। कम्युनिकेशन क्लियर रखो अपनी हर टीम और हर पर्सन के बीच में। हर इंसिडेंट जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है या किसी भी कंपनी के साथ हो रहा है, उसे डॉक्यूमेंटाइज करो, उससे कुछ सीखो और उसे फॉलो करो। ठीक है, अब एक इंसिडेंट रिस्पॉन्ड का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड में कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि IR मैनेजर। IR मैनेजर मतलब पूरा जो प्रोसेस हैंडल करता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वो। उसके बाद आता है हमारा फॉरेंसिक एनालिस्ट, जो कि एविडेंस को कलेक्ट करता है कि अटैक कैसे हुआ, किस चीज़ का यूज़ हुआ, अटैकर ने क्या क्या यूज़ किया, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। उसके बाद आता है हमारा PR टीम। PR टीम मतलब पब्लिक एंड मीडिया को हैंडल करने वाला, कि जो पब्लिक से एंड मीडिया से बात करे, उनसे कोऑपरेट करे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन चैलेंजेस। ठीक है, अब कॉमन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल्ड पर्सन्स की कमी। As I said in my very first lecture कि जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है, यहाँ पे कुछ 3 मिलियन वैकेंसीज स्टिल वैकेंट होती हैं इन दिस करंट टाइम, क्योंकि यहाँ पे उतने एक्सपर्ट्स नहीं है, उतने डेडिकेटेड पर्सन्स नहीं है जो उस चीज़ को फिल कर सकें, जिसके लिए कंपनियां डिमांड करती हैं। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि उस गैप को फिल करने में अपना 100% दे पाए। हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, सबको पता है, बट नहीं कर पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे ग्रो हो रही है, सिक्योरिटी हमें उससे डबल चाहिए। और लोगों को देखो तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। मैं कई स्टूडेंट को जब 11th-12th के या ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को जाता हूँ किसी सेमिनार, वेबिनार या वर्कशॉप में, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये है क्या। उन्हें लगता है कि अरे कुछ अलग ही नाम ले रहे हैं यार, छोड़ो, बोरिंग सा होगा कुछ। ठीक है, बट इट इन दिस फील्ड यू हैव सच अ ग्लैड एंड ग्रेट स्कोप। बस तुम्हें क्या, तुम्हें स्किल्स लेनी है, तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए, जिसके लिए मैं या कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे फ्री पे पढ़ा रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई अपनी क्लासेस को रन कर रहा है, कोई अपनी कोचिंग को रन कर रहा है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। तुम्हें यहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव पढ़ना है, नेट गार्डियन इज हियर। तुम्हारे पास कोई दूसरा प्रोवाइडर है तो मुझसे भी सब्सक्राइब कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं आओ, जहाँ पसंद है वहाँ पढ़ो, बस फील्ड में आओ, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और खुद के लिए एक सेफर फ्यूचर बनाओ। और मैं बोल दूँ, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे AI बहुत कम इंक्लूड होगा। ठीक है, अरे AI को खुद सिक्योरिटी चाहिए यार। AI खुद को सिक्योर नहीं कर पा रहा, वो तुम्हें क्या सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, AI को सिक्योर कर, मतलब AI को सिक्योर करने के लिए खुद बहुत सारे एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लगते हैं। तो तुम्हें सोचो ना, जब वो खुद को ही नहीं सिक्योर कर पा रहा है तो वो दूसरे को क्या सिक्योर करेगा। ठीक है, बेसिक जस्ट मैं सामने लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं, कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ऑफ मेजरिंग IR इफेक्टिवनेस, मतलब जो हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्ड था वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, इसको मेजर करने के दो पॉइंट्स होते हैं, MTTD एंड MTTR। MTTD मतलब मीन टाइम टू डिटेक्ट, यानी को अटैक को डिटेक्ट करने का एवरेज टाइम कितना था। देन MTTR मतलब मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड, जो एवरेज था उसको रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लगा, उसे फिक्स करने में कितना टाइम लगा, उसका एवरेज। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें पोस्ट इंसिडेंट रिव्यूज मिलते हैं, मतलब अटैक के बाद हमारा टोटल क्या हार्म हुआ, क्या चीज़ें हमारी खराब हुई। ठीक है, अब यहाँ पे
इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात कर ले तो जैसे मैंने बताया हम फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं NIST का, और यहाँ पे कुछ है हमारे पास जैसे कि ISO एंड IEC 27035 जो कि आता है अंडर इंसिडेंट मैनेजमेंट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हम इसको भी फॉलो करते हैं। एंड देन हम फॉलो करते हैं सेंस इंसिडेंट हैंडलिंग के प्रोसेस को, जो कि मैंने आपको 6 प्रोसेस बताए, हम उसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि IR जो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ये कभी ना रुकने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है ताकि डैमेज कम हो। इंसिडेंट कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये सारी हमारे लिए एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो थैंक यू, स्लाइड आ गई। ओके ओके, तो चलो सेशन को एंड करने से पहले मैं तुमको एग्जाम के स्ट्रक्चर और डिटेल के बारे में बता दूँ। तो पहले तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम बेसिक टॉपिक्स ही कवर करेंगे। बेसिक टॉपिक्स मतलब 3 लेवल का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इजी, मीडियम एंड हार्ड। ईच सेक्शन कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, मतलब हमारा 30 क्वेश्चंस होगा, 10 10 और 10। ठीक है, एग्ज़ाम होगा किस पे, तो ये एग्ज़ाम होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू, बट मैनुअल चेकिंग। ठीक है, मैनुअल चेकिंग, टेंशन मत लो, मेरे पास पूरी टीम है जो इस चीज़ के लिए बैठी है। मैनुअली चेक होगा, कितनी भी पेपर्स आ जाए। ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए टाइम होगा, तुम्हें मिलेगा 20 to 25 मिनट्स टू कवर दिस 30 क्वेश्चन। ठीक है, MCQ पैटर्न ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जो इजी क्वेश्चंस होंगे ईच क्वेश्चन फॉर 1, मीडियम क्वेश्चन ईच क्वेश्चन फॉर 2, और हार्ड क्वेश्चन ईच क्वेश्चन फॉर 4। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे निकल जाएंगे 40 मार्क्स, यहाँ पे तुम्हारे निकल जाएंगे 20 मार्क्स, यहाँ पे तुम्हारे निकल जाएंगे 10 मार्क्स, तो टोटल होगा तुम्हारा 70 मार्क्स का। ठीक है, अब तुम्हें पास होने के लिए कितना लाना है पता है, मैंने बोला था तुम्हें कि मैं क्राइटेरियाज रखूंगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पास होने के लिए चलो 60% लाना है। कितना लाना है? 60% ऑफ 70। तो 70 का 60% कितना होगा? 70 का 60% कितना होगा? तो 70 का 60% आई गेस समथिंग अराउंड 21 मार्क्स, नहीं, ओह सॉरी, तुम्हें लाने होंगे लगभग 48 मार्क्स। ओके, मैंने 30% बताया तुम्हें लाने होंगे 48 मार्क्स टू गेट पास एंड टू गेट द सर्टिफिकेशन। 48 मार्क्स आने के बाद तुम्हें एक ग्रीटिंग मैसेज आ जाएगा जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। नेट गार्डियंस की तरफ से तुम्हें एक ग्रीटिंग मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एंड उसी दिन या उसके अगले दिन तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़, ये था हमारा कुछ एग्ज़ाम का छोटा सा ओवरव्यू। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट सेशन जहाँ पे मैं पूरा एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करूँगा, सो डोंट मिस आउट। एग्ज़ाम की अभी तक मैंने कोई डेट सोची तो नहीं है, बट टेम्परेरी डेट्स बता दूँ। आज है 18, तो बिफोर 26 अगस्त जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम पीरियड होगा टोटल 24 या 48 आवर्स। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम लिमिटेड होगा, जैसे मैंने बताया कि तुम्हें 20 to 25 मिनट्स मिलेंगे, और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें 24 घंटे दूंगा मैं, मतलब 24 घंटे बाद जो गूगल फॉर्म है वो मैं बंद कर दूंगा ऐसा। ठीक है, तो मैं 26 अगस्त के पहले लूँगा इस एग्ज़ाम को। ओके, तो आज है 18, तुम्हें मैं और 2-3 दिन देता हूँ, तो चलो एक काम करो, 21 तक प्रिपेयर कर लो तुम खुद को।
जो एग्ज़ाम है वो होगा 21 to 26 के बीच, ठीक है। उसके बीच बीच में मैं आता रहूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, पोस्ट को डालता रहूँगा। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, मैं कल परसों से यूट्यूब पे पोस्ट डालना स्टार्ट करता हूँ MCQs क्वेश्चंस की, जो कि एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है या फिर आ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो ये भी एक एक्टिविटी हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, कल मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, पहले तो पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम ये पोस्ट वाला काम स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ पे मैं हो सके तो कल ही तुम्हें एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश करूँगा तुम्हारे एग्जामिनेशन की, कि कौन से दिन हम कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया पूरी चीज़। तो होप का जितना भी मैंने बताया वहाँ पे तुम्हें डाउट ना हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई इनकेस कोई क्वेरी रह रही है, तो तुम फ्रीली पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं वहाँ से, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये था एक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो कि मैंने प्लान किया है, ओके। एंड हाँ, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि नेक्स्ट कोर्स किस पर आए, ठीक है। जो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन कोर्स है वो किस पर आए, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि वी हैव, मतलब मेरा जो गाइडेंस होगा, मेरा जो ऑप्शन होगा कि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, बेसिक साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब मेरे ख्याल से हमें मूव होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। ये भी सर्टिफिकेशन कोर्स ही है, तो मैं कुछ कोर्सेज के ऑप्शन डाल दूंगा तुम्हें, ठीक है। एक पोस्ट के थ्रू कुछ एग्ज़ाम होने के बाद कुछ कोर्सेज के ऑप्शंस मैं वहाँ पे डाल दूंगा, जो जिसके थ्रू तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करें, ठीक है। मतलब सॉरी, कौन सा कोर्स आगे ले हम, ठीक है, कौन सा कोर्स हम पढ़ना चाहोगे, फिर मैं वही कोर्स लेकर वापस से आऊँगा, वापस से तुम्हें यहाँ पे नॉलेज डिलीवर करूँगा, एंड वापस से उस कोर्स के बाद तुम्हें मिलेगा एक फ्री सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स तुम्हें मिलती रहे। एक प्यारा सा कर दो और सेशन को लाइक कर दो। मिलते हैं कल के सेशन में, हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो उसे देखना मत भूलना, ठीक है। तब तक